एक टाइम था पेरेंटिंग का मतलब था होमवर्क नहीं किया, दे मार, शादी में आइसक्रीम, दे मार, पड़ोसी की लड़की को घुमाया, डबल मार। अब तुम ही देखो। पेरेंटिंग हैज बिकम मोर लाइक अ टेड टॉक। बेटा एक्सप्रेस योरसेल्फ, बेटा फॉलो योर ड्रीम्स, बेटा यू आर यूनिक लाइक अ स्नोफ्लेक। अगर इतना प्यार दिखाओगे तो बच्चा कहीं स्नोई मूशी बाबूश बन के नहीं रह जाएगा। एक वो जमाना था जहां रिस्पेक्ट कंपल्सरी थी, अफेक्शन ऑप्शनल था। और अब रिस्पेक्ट ऑप्शनल है, अफेक्शन कंपलसरी। और सपने, पेरेंट्स के सपने वर्सेस बच्चों के सपने। हर लाइफ की एक ही स्क्रिप्ट है। एक तरफ है ड्रोन पेरेंट जो कंट्रोल करते रहते हैं, हमेशा साथ चलते रहते हैं, सांस ही नहीं लेने देते यार। और एक तरफ फ्री रेंज पेरेंट। बेटा घूमो फिरो, नाचो गाओ, खाई में कूदना है तो कूदो, जो करना है करो। बट द ट्रूथ, All parents are like data plans. वेदर ओवर यूज और अंडर यूज, Subscription is for lifetime. द बिग क्वेश्चन इज, आज के जमाने में पेरेंटिंग का असली जज्बा क्या है? कंट्रोल, फ्रेंडशिप, गिल्ट, फ्रीडम और जस्ट डैमेज कंट्रोल? सर, आई कैन जोक अबाउट दिस ऑल डे, बट सीरियसली पेरेंटिंग का असली जज्बा क्या होना चाहिए? मार या प्यार, कंट्रोल या फ्रीडम, रिस्पेक्ट या इंस्टाग्राम लाइक्स? और इसी को जानने के लिए ही मैं आपके पास आया हूं। तो चलो ये दाल चावल मसाला लेके खिचड़ी बनाते हैं अच्छी सी। खिचड़ी भी बनाएंगे और इस फेक डार्क कॉमेडी में थोड़ा आपका साइकोलॉजी का टॉर्च भी जलाएंगे। श्योर श्योर, बिल्कुल। Thank you for being on this podcast with me. We are going to talk about parenting in depth. Sir, my first question. क्योंकि आप खुद एक पेरेंट हैं, आपका इंस्पिरेशन ऑफ पेरेंटिंग क्या है? कहने का मतलब, आपने पेरेंटिंग ट्रायल एंड एरर से सीखी या आपने भी साइकोलॉजी बुक से पढ़ पढ़ के सीखी? देखो, साइकोलॉजी बुक्स में तो बहुत पेरेंटिंग के बारे में पढ़ा, बड़ी अलग अलग थ्योरीज को, बड़े अलग अलग ऑथर्स को। बट मैंने काम करना शुरू किया 2005 में एंड माई डॉटर वॉज बॉर्न इन 2014। तो ये जो 9 साल का जो गैप था, इसमें मैंने अपने पेशेंट्स को सुना। एंड मोस्टली जब हमारे पास लोग आते हैं वो अपने चाइल्डहुड की बात ज़रूर करते हैं, और मैंने उनकी शिकायतें सुनी कि उनकी पेरेंटिंग में क्या मिसिंग था, क्या होना चाहिए था जो नहीं था, या क्या ऐसा था जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था और बहुत सारा था। और ये सुनते सुनते मैंने उनके पेन को बहुत डीपली महसूस किया, बिकॉज बहुत सारे हमारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जो यही चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से जो पूरी लाइफ स्ट्रगल करते रहते हैं। देयर इज़ अ बैगेज ऑफ अनफिनिश्ड ड्रीम्स, लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़। वन कैन बी सो मेनी थिंग्स अगर उसको एक नॉर्मल अच्छा चाइल्डहुड मिल जाए। एक नॉर्मल चाइल्डहुड, मैं अच्छा भी नहीं कह रहा, एक नॉर्मल चाइल्डहुड, जब वो नहीं मिलता ये सब गोज़ फॉर अ टॉस। तो मैं जब उनको सुनता था और मैं जब उनका पेन फील करता था, तो मुझे हमेशा से ये था कि द डे आई बिकम अ पेरेंट, द डे आई बिकम अ फादर, मुझे अपने पे कितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी ना, एज अ पर्सन, एज अ पेरेंट, मैं ज़रूर करूँगा। बट मैं मतलब वो चीज़ अपने बच्चे को फेस होने नहीं दूँगा। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा थी। एंड व्हेन माय डॉटर वाज बॉर्न, मैंने हमेशा इस चीज़ को माइंड में रखा। एंड माई लाइफ मोस्टली आफ्टर हर हैज़ बीन प्रायोरिटाइजिंग हर, शी इज़ माई टॉप प्रायोरिटी। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये कोई, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैंने बड़ा बलिदान किया है, बड़ा त्याग किया है, बड़ी सेक्रीफाइस की है, बट it came very naturally and I am like very happy. I derive a lot of joy out of it, being with her, seeing her grow up, seeing her develop, it gives me immense joy. तो ये चीज़ मतलब बड़ी naturally होती है, मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं, मतलब the day she was born, उसके बाद से मतलब things, I came into this role very swiftly and I started enjoying it, like anything. You accepted the new character बिल्कुल that your life gave you, isn't it? बिल्कुल बिल्कुल। From a son so long to a father. To father. कैसा रहता है वो ट्रांजिशन? मतलब एकदम होता है कि टेक्स टाइम? देखो, मेरे साथ तो बहुत एकदम हुआ। एंड आई टेल यू द डे शी वाज बॉर्न, मुझे वो दिन आज भी याद है, क्योंकि मैं बाय नेचर में बहुत शांत स्वभाव का हूँ। आई एम लाइक वेरी पीसफुल। मेरे मन में ये था कि मेरा बच्चा होगा ना, वो बड़ा शांत, वेल डिसिप्लिन्ड, वेल बिहेव, बिल्कुल टिका हुआ बच्चा होगा। तो व्हेन शी वाज बॉर्न, एंड मैं तो जैसे आप हॉस्पिटल में जाओगे, आपको चक्कर ही कटाते रहते, यहाँ ये बिल पे कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो ऐसा सब कर कर आके फिर किसी ने मुझे आके कहा, ओ लाइक यू बिकम अ फादर, यू हैव अ वंडरफुल डॉटर। तो मैं बस भाग के उसको फिर देखने गया। एंड आई कांट टेल यू, जब मैंने उसको पहली बार देखा ना, लाइक अ न्यू बोर्न चाइल्ड इज़ लाइक सो टाइनी, सो सॉफ्ट, सो डेलिकेट।
दैट मुझे ना उसको आई वॉन्टेड टू पिक हर अप, आई वॉन्टेड टू लव हर, यू नो, आई वॉन्टेड टू टच हर, पर मुझे बहुत डर लग रहा था, यू नो, बिकॉज मुझे लग रहा था कि ना मतलब मैं कहीं मैं अपने हाथों से उसको हर्ट ना कर बैठूँ, you know। तो मैंने आई स्टिल रिमेंबर मैंने ये वाली इंडेक्स फिंगर लेके आई जस्ट स्ट्रोक्ड हर, यू नो, दैट वाज द फर्स्ट टच आई गेव हर। एंड शी वॉज वेरी एक्टिव, वो मतलब अपने बहुत, शी वॉज किकिंग हर हैंड्स, किकिंग हर फीट, उसने एकदम से यू नो मेरी ये फिंगर बहुत टाइटली ग्रैब करी। एंड दैट वॉज माई लाइफ का आई वुड से मोस्ट पावरफुल एक्सपीरियंस। आई हैव नेवर फेल्ट सो मेनी गूज बम्प्स, यू नो। तो वो उसी दिन से वो कनेक्शन है कि जो यू नो मतलब द वे शी ग्रैब्ड माई फिंगर एंड आई वॉज लाइक दैट येस नाउ हियर इज समवन एंड नाउ इट्स नॉट अबाउट मी सो मच, इट्स अबाउट हर, यू नो। सो वो बहुत मेरे लिए तो बड़ा ऑटोमेटिकली ट्रांजिशन हुआ। दिस वेरी टचिंग। मैं फील कर सकता हूँ आपका इमोशन, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन हाँ, ऐसे वो पिक्चर का डायलॉग याद आ रहा है, टच भर से बच्चा बाहर, वो विक्की डोनर। आपका बच्चा भी बाहर आ गया ना। राइट। पेरेंटिंग इटसेल्फ एक एक्सपीरियंस हो गया, जैसे कि ये पूरा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस कह सकते हैं भाई। अभी तक बच्चा था और अभी एक दिन का बाद से बाप बन गया या माँ बन गया, उसके बाद से जर्नी शुरू होती है। तो सक्सेसफुल पेरेंटिंग करने के लिए ऐसे कुछ फॉर्मूलाज हैं जो माता जी या माताजी पिताजी अडॉप्ट कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल है। लोग अक्सर ये कहते हैं ना, आजकल बड़ी बात होती है कि जी पेरेंटिंग बड़ी चेंज हो गई, हर डेकेड में चेंज होती है, हर 10 साल में चेंज होती है। भाई ठीक है, टाइम्स चेंज एंड सम ऊपर ऊपर की चीज़ें चेंज, पर मेरे हिसाब से जो पेरेंटिंग के कोर फंडामेंटल्स जिनको मैं कहूँगा ना, वो जैसे वो गाना है ना कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, मतलब वो पहले भी सेम फंडामेंटल्स थे, आज भी सेम है, कल भी सेम रहेंगे। मुझे लगता है कि जो भी पेरेंट उन फंडामेंटल्स को ध्यान में रखे और नॉट जस्ट ध्यान में रखे, मतलब वो वैसा अपने आप को बना ले, यू नो, तो दैट इज़ द की टू सक्सेसफुल पेरेंटिंग। वो फंडामेंटल्स में क्या क्या हैं कि पहला तो है दैट अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड। हम सबसे ज़्यादा फेल करते हैं अंडरस्टैंडिंग में, यू नो। हम अक्सर ये होता है ना कि पेरेंट्स अक्सर बच्चे को ये ज्ञान देते रहते हैं, अरे तू जो समझ रहा है ठीक नहीं समझ रहा, तेरी जनरली सोच जिंदगी मैंने ज़्यादा देखा है। मैंने ज़्यादा देखी है, वो मैं आई एम द हायर, यू नो, तुझे तो ये चीज़ 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद समझ आएगी, मेरी एज पे आ जाओगे तो समझ आएगी, है ना। द थिंग इज़ ये कुछ ये नहीं है कि बच्चा, ऐसा नहीं है कि वो कम समझ है या कम सोच है, आपकी ज़्यादा समझ है ज़्यादा सोच है। इट्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। भाई आप अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस से कहीं और पहुँचे हैं, बच्चे के अपने लाइफ एक्सपीरियंस होंगे, जेनेटिकली भी जो टेम्परामेंट्स होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं, यू नो। अगर आपको एक सक्सेसफुल पेरेंट बनना है तो आपको बच्चे को समझना है अपने पर्सपेक्टिव से नहीं, उसके पर्सपेक्टिव से, उसकी आंखों से दुनिया को देखना शुरू करना है। एंड मोस्ट पेरेंट्स, मैं ऐसा नहीं कहता कि पेरेंट्स, देखो हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए अच्छा ही करना चाहता है, देयर इज नो पेरेंट जो ये चाहेगा कि मैं, पर वो ये चीज़ को कर ही नहीं पाते कि कैसे अपना पर्सपेक्टिव हटाएं और कैसे उसको समझें, यू नो। मतलब इट बिकम्स, बहुत बार इट बिकम्स अ फाइट ऑफ पर्सपेक्टिव्स। मुझे ज़्यादा पता है, वो ज़िंदगी भर यूँ ही झगड़ा होता रहता है, यू नो। मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं कि बच्चे बड़े होके पेरेंट्स को कहते हैं आपकी इस बात से मुझे पेन हुई या मेरी ज़िंदगी में ये अभाव था, एंड दैट बिकम्स अ पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट, क्योंकि पेरेंट्स कहेंगे कि अरे ये तो था ही नहीं ऐसा, तू गलत सोच रहा है। अब यही उसमें वो कहता है तू गलत सोच रहा है, वो कहते हैं तुम गलत सोच रहे हो, उसी में ही जीवन निकल जाता है। तो अंडरस्टैंडिंग इज़ द कोर। आप अंडरस्टैंड करें, आप ये नहीं सोचें इसमें कोई, इट्स नॉट अ कोर्ट ऑफ लॉ कि कौन सही है कौन गलत है। भाई दोनों सही हो, दोनों सही हो, जस्ट डिफरेंट हो तो समझो, एक दूसरे को समझो। और क्योंकि पेरेंट्स बड़े हैं उनको समझना चाहिए पहले, you know? तो पहला फंडामेंटल हुआ हमारा अंडरस्टैंडिंग। दूसरा फंडामेंटल है बहुत बड़ा, यूनिकनेस, यू नो। हर बच्चे में एक यूनिकनेस होती है, यू नो। तो पेरेंटिंग, अगर नॉट कंपेयरिंग, हाँ, अरे पेरेंटिंग इज ऐसा नहीं, सिर्फ नॉट जस्ट नॉट कंपेयरिंग, इट इज अबाउट सेलिब्रेटिंग दैट यूनिकनेस। कि अक्सर हम ये सोचते हैं ना भाई, जैसे कि मेरा बच्चा ऐसा हो, मेरा बच्चा बहादुर हो, मेरा बच्चा सिंगर हो, मेरा बच्चा शांत हो, मेरा बच्चा बड़ा पढ़ाकू हो, मेरा बच्चा ये हो, मेरे बच्चा इतना लंबा हो, इतना छोटा हो, ये हो वो हो। हम इस सब में अपनी एक्सपेक्टेशंस में और अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स में ये भूल ही जाते हैं कि भाई बच्चे में क्या यूनिकनेस है। पेरेंट का मुझे लगता है कि मेन रोल यही है कि वो उस यूनिकनेस को समझे, सेलिब्रेट करे पहले तो कि भाई मेरे बच्चे में यूनिकनेस, और इनकरेज करे, है ना। तो जैसा वेस्ट में काफ़ी हम देखते हैं, वेस्ट में ये
प्रोसेस काफ़ी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना, काफ़ी इवन जो साथ में पढ़ने वाले टीचर स्टूडेंट्स पीयर्स जो होते हैं वो प्रोत्साहन करते हैं कि एब्सोल्युटली। एंड बात ये होती है, सी अगर बच्चा आपसे डिफरेंट हो, वो शुरू में तो कुछ ना कुछ आपको गड़बड़ लगती है। मतलब मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने बताया कि मैं बहुत ही पीस लविंग शांत स्वभाव का हूँ, मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं। कहीं झगड़ा हो मुझे लगता है भाई फटाफट सुलझा लो, झगड़ा में मैं ना फंसना चाहता हूँ ना करना चाहता हूँ। बट माई डॉटर शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग अबाउट राइट एंड रॉन्ग, एंड जहाँ उसको हो कि कुछ रॉन्ग हुआ है, वो पूरी रानी झांसी की तरह खड़ी हो जाती है। तो शुरू में तो मेरे लिए बड़ा अनयूजुअल था कि अच्छा कोई इतना, एक बच्चा इतना स्ट्रॉन्ग ऐसे वो हो सकता है। एंड बट देन आई रियलाइज्ड, आई सेड कि ठीक है, शी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम मी, एंड बट ही इसकी यूनिकनेस है। मतलब शी वांट्स टू स्टैंड अप, कि कुछ भी गलत है उसके लिए शी वांट्स टू स्टैंड अप, शी वांट्स टू फाइट। एंड देन आई केम अराउंड टू एक्सेप्टिंग दैट। पहला एक्सेप्ट किया, फिर आई केम अराउंड टू सेलिब्रेटिंग दैट कि ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी, ये चीज़ बड़ी नई है। एंड देन आई केम अराउंड टू एनकरेजिंग इट, कि ठीक है ये चीज़ आप में है, आप में ये ट्रेट है, वेल एंड गुड, आप इसको करो, इट्स अ वंडरफुल थिंग। बिकॉज दुनिया में सिर्फ शांत लोगों की ही ज़रूरत नहीं है, दुनिया में ऐसे लोगों की भी ज़रूरत है जो गलत, क्या गलत है उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकें, उसके खिलाफ लड़ ऐसे लोगों सकें। की ज़्यादा ज़रूरत ऐसे लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है। राइट। पेरेंटिंग का तीसरा फंडामेंटल, वो भी बहुत ज़रूरी फंडामेंटल है, वो है कि भाई माँ और बाप साधु गुरु नहीं होते, वो प्रवचन बंद करें। अक्सर हम ये ना, अब बच्चे को कैसा होना चाहिए, लाइफ कैसी जीनी चाहिए, आई थिंक हर एक पेरेंट उसके ऊपर लंबे लंबे डिस्कोर्स कर सकता है। डिस्कोर्सेज आर नॉट इफेक्टिव। आप एक एग्जाम्पल बनिए, आप एक रोल मॉडल बनिए। जो आप चाहते हैं कि बच्चा करे या ना करे, आप वैसे रोल मॉडल बनिए। जब बच्चा ये देखता है कि आप कह तो रहे हैं कि भाई फ़ोन मत देखो, फ़ोन देखना सही नहीं होता, लेकिन आप खुद हैं कि सारा दिन फ़ोन ही लेके बैठे हुए हैं, काइंड ऑफ थिंग, द चाइल्ड विल थिंक यू आर बीइंग hypocritical. You are being hypocritical. The child will not respect you. The child will not listen to you. 3 फंडामेंटल जैसे आपने बोले, सबसे पहला फंडामेंटल मीन्स द फॉर्मूला फॉर अ सक्सेसफुल पेरेंटिंग। हाँ। पहला आपने बोला अंडरस्टैंडिंग आ जाए, दूसरा आपने बोला कि यूनिकनेस, हाँ, यही 90% जॉब डन हो गया। हाँ। लेकिन उसके बाद अगर अपना मुंह बंद नहीं किया या अपना हाँ। विचार को विराम नहीं दिया, नहीं, ये तो सच्ची, मतलब आई हैव सीन सो मेनी पेरेंट्स ना, नॉट जस्ट वर्क में, मतलब हर कोई ये इतने लंबे लंबे, अभी ये भी बोलूंगा, जो कहते हैं ना कि गुस्सा ना करो, वही सबसे ज्यादा चीख चिल्ला रहे होते हैं। इफ यू वांट योर चाइल्ड टू स्टॉप लुकिंग एट द स्क्रीन, हाँ। आपको खुद वो रोकना पड़ेगा। करिए। इफ यू वांट योर चाइल्ड टू एक्सरसाइज, खुद एक्सरसाइज करिए, करना पड़ेगा। है ना। इफ यू वांट योर चाइल्ड टू वर्क हार्ड, खुद वर्क हार्ड कीजिए। खुद तो Makes आप बैठे sense. कर रहे हैं कि अरे काम क्यों करना है, ऐसे कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं होता है ना, तो वो हिपोक्रिटिकल। तो पेरेंटिंग का थर्ड फंडामेंटल है कि प्रवचन बंद करें। भाई जो प्रवचन है वो गुरुओं पे छोड़ दें, जो भी साधु महात्मा है उन्हीं को करने अच्छे लगते हैं। अक्सर पेरेंट्स मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञान देना बच्चों को, लाइफ ऐसे जियो, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये सही है, लेकिन वो उन चीज़ों को खुद इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो मेन बात ये है कि जैसा आप बच्चे को बनाना चाहते हैं, जो आप चीज़ें उसमें इनकलकेट करना चाहते हैं, द थिंग्स यू डोंट वांट योर चाइल्ड टू डू, ये सब वो चीज़ें हैं जो आपको पहले अपने अंदर लेके आनी है। यू हैव टू बी अ सॉलिड एग्जाम्पल एंड अ सॉलिड रोल मॉडल इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड। अगर आप खुद बच्चे को कह रहे हैं कि भाई गुस्सा ना करो, लेकिन आप खुद घर में चीखते चिल्लाते घूम रहे हैं, दैट विल नॉट वर्क, द चाइल्ड विल थिंक यू आर हिपोक्रिटिकल। अगर आप खुद फ़ोन लेके बैठे रहते हैं, गेम्स खेलते हैं, व्हाट्सएप पे हैं, स्नैपचैट पे हैं, तो आप बच्चे को नहीं कह सकते कि अरे अपना स्क्रीन टाइम वो करो। मतलब यू हैव टू, आप अगर खुद चाहते हैं कि भाई बच्चा एक्सरसाइज करे, खुद कीजिए, उसको अपने साथ इन्वॉल्व कीजिए। मतलब यू हैव टू, और ये चीज़ें बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये चीज़ें आपको शुरुआत से करनी है। अक्सर पेरेंट्स तब करते हैं जब कहते हैं ना, जब वो समय निकल जाता है, और फिर वो हमारे पास भी आते हैं, वो हमारे पास भी तभी लेकर आते हैं, भाई बड़ी मुश्किल हो गई, अब तो ये सुन ही नहीं रहा, काइंड ऑफ थिंग। नहीं, एक और चीज़ है, द पेरेंट्स व्हेन दिस, आई मीन ऑन दिस दे वुड रिस्पॉन्ड कि यार कामकाज से फुर्सत नहीं है, टाइम कहाँ है ये सब देखभाल करने के लिए, और न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। बिल्कुल। या तो पैसा कमाने के लिए आदमी उधर टाइम लगाएगा, या तो बच्चा पालने के लिए लगाएगा, वहाँ पे लोग स्टक रहते हैं। यू आर राइट, बट आई थिंक उसमें आपकी बात सही है। वी आर लिविंग इन अ कंज्यूमरिस्ट कल्चर एंड वी आर लिविंग इन अ वेरी वर्कaholic कल्चर। इतने बड़े बड़े आजकल हमारे बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां, नाम किसी का लेना चाहिए, जो बोलते हैं कि 70 आवर वर्क वीक, 72 आवर वर्क वीक, 75 आवर, 80 90 100 तक भी ले जाएं।
बट ये समझो कि ये वर्क वीक इतने बड़े बड़े तो सही हैं, बट आपकी फ्यूचर जनरेशन सारी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि पेरेंट का काम पेरेंट को ही करना है, कोई और नहीं कर सकता। एंड पेरेंटिंग नीड्स टाइम। इट और ये जो बड़ी नोशन सुंदर है ना, क्वालिटी टाइम, कि भाई महीना भर तो ज़्यादा टाइम नहीं था, फिर हम एक अच्छी सी ट्रिप पे यूरोप ले गए 8 दिन के लिए, या साल में हमने 2 ट्रिप्स अच्छी करनी। क्वालिटी टाइम ठीक है, बट क्वांटिटी की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो आई थिंक पेरेंट्स को ये सारे माहौल में जहाँ इतना वर्कोहलिज्म है, आप सही कह रहे हो, फाइनेंशियल प्रेशर्स हैं, कंज्यूमरिज्म है, अपना फ्यूचर प्लान करना, बच्चों का फ्यूचर प्लान करना आसान नहीं है। बट आई थिंक एवरीवन नीड्स टू फाइंड दैट फाइन बैलेंस कि ठीक है, इतने में से इतना करना चाहिए ताकि इतना टाइम यहाँ दे सकें। सही नहीं है, मतलब इट्स नॉट इजी, आई वुड से। इट इज समथिंग दोनों माँ बाप को आपस में बातचीत करके बैठ के और ये भी मैं कहूँगा कि भाई ये कोई वो नहीं है कि बस माओं के ही जिम्मेवारियां हैं कि भाई बच्चे पालें। अब तो time फादर change आल्सो शुड पिच इन। Definitely, टाइम चेंज की बात नहीं, कि अ चाइल्ड नीड्स बोथ मदर एंड फादर। तो ये कोई वो बात नहीं है कि भाई पहले ऐसा होता था, वो पहले भी फादर चाहिए ही थे बच्चों को, आज भी चाहिए थे। हम लोग काफी डिस्टेंट हो गए फादर से। वी कैन से कि दुनिया कितना ही आगे चली जाए, ये जो 3 बेसिक फॉर्मूला है, अंडरस्टैंडिंग, फाइंडिंग द यूनिक पार्ट ऑफ द चाइल्ड एंड बीइंग द रोल मॉडल, बीइंग एन एग्जांपल, बीइंग एन एग्जांपल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज सच है, कल सच रहेंगे, मुझे लगता है जब तक दुनिया रहेगी सच रहेंगे, तब तक सच, बिल्कुल, कोई भी एक्टिविटी। एब्सोल्यूट। तो सर, नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द डिफिकल्ट टेरिटरी ऑफ दिस सब्जेक्ट, पेरेंटिंग। आई डोंट नो मुझे कैसा मेरा पेरेंट्स ने पाल दिया, डेफिनेटली उनको बहुत मुश्किल हुआ होगा। मुश्किल हुआ होगा, आपको भी मुश्किल हो ही रहा होगा, और हमारे जितने भी बाकी व्यूअर्स हैं उनको भी शायद इश्यूज फेस करने पड़ रहे होंगे। तो इसी को थोड़ा और डेप्थ में समझने के लिए वी आर एंटरिंग इनटू द फर्स्ट zone of this parenting podcast that we are shooting today. And if you have not liked this video so far, this can be the time when you hit that like button and also show some respect to the guru. So sir, एक या 2 जनरेशन पहले पेरेंटिंग, मतलब मेरा जनरेशन में तो पेरेंटिंग का मतलब था कि थप्पड़, हाँ मार, हाँ, मतलब भाई को मारा, लड़ाई झगड़ा किया या कुछ पैसा चुराया तो दिया एक। अभी ऐसा एकदम चेंज मैं देख रहा हूँ 20-30 इयर्स में, तो अब ये है कि भाई वो ऐप डाउनलोड कर लिया, चैट जीपीटी, ब्लिंकिट नहीं है तो ब्लिंकिट डाउनलोड कर लो, चैट जीपीटी से पूछ लो, गूगल कर लो, यूट्यूब देख लो, सही ऐप डाउनलोड कर लो। आपको क्या लगता है कौन सी जनरेशन के किड्स ज़्यादा हेल्दियर होंगे? एक तो हमारे कल्चर में, इंडियन कल्चर में मुझे लगता है तो पास्ट को ग्लोरीफाई करने की बहुत आदत है ना, कि अरे जो पुराना जमाना तो राम राज्य था, हमने तो बहुत अच्छा था और हमने मार खा के अच्छे हो गए, आज मार नहीं पड़ती तो नहीं अच्छे हैं लोग। बट आई थिंक दिस इज नॉट ट्रू, बिकॉज अगर आप बहुत गौर से देखें, मुझे लगता है हर फेज की, हर पीरियड ऑफ टाइम की अपनी यूनिक प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मेरे हिसाब से तो ना पास्ट अच्छा था कि जो मार पड़ती थी वो कोई अच्छी बहुत चीज़ नहीं थी, और ना आज का अच्छा है कि जो ऐप्स डाउनलोड होती हैं और उसमें मैं आपको बताता भी हूँ कि दोनों चीज़ें क्यों अच्छी नहीं थी। देखिए, पास्ट में जब मार पड़ती थी तो बच्चे के मन में इतना कहीं डर हो जाता था और वो इतना एलियनेट हो जाता था कि वो अपना मन खोल के बात नहीं कर पाता था। भाई कभी दुखी है, परेशान है, वीक है, डिप्रेस्ड है, बच्चा बहुत डरता था माँ बाप से बात करने में। और ये हमें पता है क्योंकि वो सारे वैसे बच्चे जो बहुत डरते थे वो हम हमारे पास पेशेंट बन के आए हैं। हमने पिछले 15-20 साल में ऐसे बहुत केसेस देखे हैं। तो बच्चा बहुत, उस वक्त का बच्चा बहुत डरता था। आज का बच्चा चलो माँ बाप से नहीं डरता, एक ज़्यादातर इक्वालिटी जैसा एक रिलेशनशिप हो रहा है, बट आज का बच्चा भी इक्वली अकेला है क्योंकि वो डर नहीं रहा है, लेकिन कोई है ही नहीं। मदर फादर अपने काम में, अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, बेचारे EMI पे करने में इतने बिजी हैं, और जो दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसके पीछे भागने में, कि बच्चे का फ्यूचर प्लान करने में इतने बिजी हैं कि चलो बच्चे के पास गैजेट्स हैं, ऐप्स हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन वो अब चैट जीपीटी से चलो पूछ भी सकता है, भाई मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं क्या करूँ, मैं रोना आ रहा है, मैं क्या करूँ, उसको AI कुछ ना कुछ आंसर भी दे देगी, बट दैट्स नॉट रियली व्हाट अ चाइल्ड वांट्स। ह्यूमन कनेक्शन वाला मामला। बिल्कुल, जब आप रो रहे हैं आपको एक तो बहुत लविंग एम्प्रेस चाहिए, वो जादू की जप्फी चाहिए सबसे पहले तो आपको कोई ये चाहिए कि अरे तू चिंता न कर, मैं हूँ, आई टेक केयर, आई हैंडल, ये तो मुझे लगता है AI कितनी भी चालाक चतुर बुद्धिमान हो जाए, AI कहाँ से ये कर सकती है? ऐसा नहीं लग रहा धीरे धीरे बच्चों को शायद कम इमोशनल होने का ट्रैजेक्टरी चल रहा है?
नहीं, आई डोंट थिंक कि कम इमोशनल, आई थिंक इमोशंस लॉक्ड अप हो रहे हैं। इमोशनल तो बहुत हैं, बट बिकॉज कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, तो इमोशंस बहुत लॉक्ड हो रहे हैं। मे बी ये जो जो लॉकिंग अप जो हो रहा है ओवर द ईयर्स, ये लॉकिंग अप होते 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 कहीं ना कहीं तो एक्सप्रेशन बाहर आना पड़ेगा। एब्सोल्युटली नहीं, लॉकिंग अप के बड़े, आई टेल यू कुछ 2-3 बड़े प्रॉब्लमेटिक एक्सप्रेशंस हैं। एक तो उसका एक्सप्रेशन होता है एग्रेशन, कि जब कोई इंसान बहुत टाइम तक चीज़ें लॉकअप करे, फिर वो एकदम से टीनेज के बाद ना बहुत वायलेंट बन जाता है। एक वो एक्सप्रेशन होता है। दूसरा उसका एक्सप्रेशन ये होता है कि एडिक्शंस की तरफ जाना, क्योंकि जब इमोशनल पेन बहुत होती है तो लोग ऐसी सब्सटेंसेस ढूंढते हैं कि ये पी लिया, ये खा लिया, आई हैव बिकम नम्ब। वो एक तरह का एनेस्थीसिया ढूंढते हैं, शॉर्ट टर्म रिलीफ, शॉर्ट टर्म थिंग दैट ब्लॉक्स देयर पेन। और तीसरा है कि डिप्रेशन, हमेशा सैड रहना, डिप्रेस्ड रहना, मन ना लगना, मन ना करना, ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही है तो भी खुशी ना लगना, फोकस ना कर पाना। तो लॉकिंग अप के बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया, एंड आई थिंक कि अगर हमें अपनी फ्यूचर जनरेशंस को नॉर्मल बनाना है, मैं तो कह रहा हूँ ये भी नहीं कि बहुत महान बनाना है, नॉर्मल बनाना है, तो दिस इज़ अ वेरी वरिंग ट्रेंड। मतलब माँ बाप को टाइम निकालना पड़ेगा। और एक माँ बाप भी बेचारे टाइम कैसे निकालें, पूरे कल्चर में, देश में ये जो सब हो गया है, सिंगापुर शिफ्ट, यूएस शिफ्ट, ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट, लोग 3-4 शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े लोग जो आके बोलते हैं कि भाई वर्क वीक बढ़ाओ, 6 दिन काम करो, 7 दिन काम करो, संडे भी ऑफिस आ जाओ। भाई इफ यू वांट योर फ्यूचर जनरेशंस टू बी हेल्दी, this has to stop. Has to stop. I forgot to mention earlier, this is some kind of a comparison between how things were and how things are or can be. पेरेंटिंग ओल्ड स्कूल, पेरेंटिंग न्यू स्कूल। तो अब न्यू स्कूल में ऐप डाउनलोड करना चाहिए, ये सब करना चाहिए, सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन फिर भी टाइम तो देना ही है। Right. सेकेंड क्वेश्चन, कंपेयरिंग द ओल्ड स्कूल एंड द न्यू स्कूल। बैक देन रिस्पेक्ट वॉज कंपल्सरी एंड अफेक्शन वॉज ऑप्शनल। राइट, कि भाई यू हैव टू रिस्पेक्ट एल्डर्स। तो करनी है। कोई प्यार दे वापस, उस तुम्हें गले से लगाए नहीं लगाए, इट्स अप टू देम। तब ये भी बड़ा एम्फेसिस था ना कि कोई भी बड़ा मिल रहा है, घर जा रहे हो, नमस्ते करो, पैर छूना बहुत था उस कल्चर में। I grew up with this पैर छूइंग रिचुअल कि मुझे उससे नफरत हो गया था सर। एंड in my teenage I started responding to my father कि I will not touch the feet in front of the man he wants me to touch the feet of. तो क्या करता, इनके पैर छुओ, इनके पैर छुओ, तो ऐसा जलील लगता था थोड़ा। तो एक दिन ऐसा हुआ, मैंने उनको मना किया कि नहीं, मैं इन अंकल के पैर नहीं छूऊंगा अभी। तो he felt awkward, that felt awkward. After that point he stopped telling me to touch the feet. Okay. उसके बाद नहीं हुआ वो, ऐसा awkward हो गया ना। तो ये तो मेरा एक कहानी का बात है। एक मेरा भी ऐसे कहानी है। मुझे वैसे पैर छूने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, अच्छा ही लगता था, क्योंकि तब लोग पैर छू तो बड़ी अच्छी ब्लेसिंग्स भी देते थे। पर मेरा ये था कि हाँ भाई ठीक है, झुके ऐसे पैर छुआ और ऐसे लगा लिया। अब एक बार मुझे याद है कि ऐसे हम पता नहीं किसी शादी में गए थे, पार्टी में गए थे, तो वहाँ कोई और बच्चा आया हुआ था, वो बहुत ही जिसको कहते हैं ना दंडवत नमस्कार, साष्टांग पूरा झुक के पैरों में दोनों हाथों से ऐसे अच्छा करे। तो मुझे आई रिमेंबर, मुझे मेरे फादर ने ऐसे कहा, देखो कितने अच्छी तरह पैर छू रहा है। मैंने कहा भाई ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा भाई। मैंने कहा इतना कर रहे हो सही है। मैंने कहा ये नहीं हो सकता। So that was my story. There was a time when respect was compulsory and affection was optional, but now respect is optional but affection is compulsory. तो how did ये चेंज कैसे हुआ? मतलब कि ये चेंज देखो, मेरे हिसाब से जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व हुई है, हमारी इंडियन सोसाइटी, वैसे ये चेंज हुआ है। अब आई थिंक 100-150 ईयर्स पहले तो इट वाज अ फुल ब्लोन पैट्रियार्की। भाई फादर हैं जो बिल्कुल फैमिली के हेड हैं, और वो भाई जो विमेन ऑफ द हाउस है उनको भी कंट्रोल करते हैं, बच्चों को भी कंट्रोल करते हैं, जो घर में काम कर रहे हैं उनको भी कंट्रोल करते हैं। और इनफैक्ट ये पैट्रियार्की कुछ इस तरह की थी, कास्ट सिस्टम भी था कि जो हायर कास्ट हैं वो लोअर कास्ट को कंट्रोल करती हैं। सो इट वाज अ लॉट अबाउट हु विल रूल, हु विल कंट्रोल। पावर गेम बहुत ज़्यादा था। आई थिंक फिर जैसे जैसे हम इंडिपेंडेंट हुए, एजुकेशन आई, मेन चेंज वहाँ से आया, इसमें दाद देनी पड़ेगी, जो फेमिनिज्म आया, जो विमेन जो इतने सालों से ऑप्रेस्ड थी, जब वो लोग सामने आए और उन्होंने कहा कि हम ऑप्रेस्ड हैं और ये ऑपरेशन बंद करना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा। तो जब से फेमिनिज्म आया, मुझे लगता है फेमिनिज्म आने के साथ साथ ही सारे जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं
उनकी बात होने लगी, सारे जो ऑप्रेस्ड ग्रुप्स हैं उनकी बात होने लगी, और इसी में ही बच्चे भी आ गए कि भाई बच्चों को भी कंपैशन से ट्रीट करो, इक्वालिटी से ट्रीट करो। तो इसके लिए तो आई थिंक वी रियली नीड टू बी थैंकफुल टू फेमिनिज्म, यू नो। हालांकि आजकल आई नो बहुत सारे मेन ये कहते हैं कि अरे फेमिनिज्म भी बड़ा एक्सट्रीम हो गया एंड इट हैज़ गॉन टू अ वेरी एक्सट्रीम लेवल। आई मीन in some aspects that is true in some cases, but I think कि we need to acknowledge कि जो changes feminism हमारी सोसाइटी में लेके आया, यू नो, मतलब स्पेशली फॉर द किड्स। स्पेशली फॉर द किड्स। नहीं तो अगर फेमिनिज्म ना आता, मुझे लगता है कि बच्चे आज भी वैसे ही ऑप्रेस्ड ही Oppressed रहते बिल्कुल बिल्कुल। कि भाग के जा लेके आ, भाग के जा लेके आ, या ये तो तू तो मार खा के ठीक होगा। मतलब पहले बड़ी नोशन थी, ये तो था ही नहीं ना कि हॉस्टल में डाल दूंगा, हॉस्टल में डाल देंगे, या ये सोचते बच्चा तो ब्लैंक स्लेट है, जो हमने फीड करना है वही फीड करना है। ये कंसेप्ट तो था ही नहीं कि उसमें क्या है। सो फेमिनिज्म वाज द रीजन। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए अभी अफेक्शन ज्यादा जरूरी हो गया है, रिस्पेक्ट हो नहीं हो, अफेक्शन तो More important. मैंडेटरी है। Mandatory हो गया। आजकल के तो बच्चे भी कहते हैं अफेक्शन मैंडेटरी है, यू नो। You need to show respect to my emotions. Absolutely. No, it's important. I also need respect for my emotions. No, part of my work is about again bringing back the inner child. What I do generally on the streets and engagement with the people is in a manner where you shouldn't be, मतलब as a kid or as a grown up, you shouldn't be ambitious about what people think about you. And now we are seeing in very young age, kids are very conscious of what other people perceive of them. Absolutely. So if I'm giving my brain का space to other people's brain, where will I grow? Right, क्योंकि वो आपको ग्रो करने के लिए यू नीड दैट इंडिपेंडेंट जोन, यू नो, वेयर यू कैन बी हु मैं यू आर। गलती करूं जहां, हाँ, नहीं, और जो आप हो, जैसे आप हो, वैसे आप बन सको। बिल्कुल। बट दिस इंटरेस्टिंग, अभी स्टेमिंग आउट ऑफ दिस, अगर किसी को 10 साल का है, उसको टैटू कराना है, हाँ हो गया भाई, देख रहे हैं फुटबॉलर्स को, देखते हाँ, हैं आजकल तो बड़ी नॉर्मल चीज है, नॉर्मल चीज हो गई है। इसको कैसे करे वो? तो माँ बाप मना कर रहे हैं भाई टैटू नहीं करा। आई थिंक देखो 10 साल का मना कर रहे हैं, तो आई थिंक एक जो चीज़ें ऐसे सारे इश्यूज को रिजॉल्व कर सकती है वो है कम्युनिकेशन। मुझे लगता है माँ बाप को भी कम्युनिकेट करना चाहिए, और बच्चों को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हिम्मत ना हारें, यू नो, कीप ऑन कम्युनिकेटिंग, कीप ऑन ट्राइंग टू एक्सप्लेन, यू नो। या आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू नो, हम लोग ह्यूमन रिलेशंस में कई बार क्या होता है ना कि हमने एक बार समझाने की कोशिश की, नहीं समझे, दूसरी बार समझाने की कोशिश की, नहीं समझे, तीसरे हम कहते हैं यार जब भाड़ में, कुछ नहीं हो सकता। तो आई थिंक जहाँ भी रिलेशनशिप इंसान को चलाना है, चाहे वो पेरेंट चाइल्ड का है, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप है, वहाँ यू शुड ऑलवेज कीप दोज कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन, यू शुड ऑलवेज कम्युनिकेट, यू नो। वो चीज़ एक फ्लो में रहनी चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन एक चीज़ है जो रिश्तों को हेल्दी बनाती है, टूटने वाले रिश्ते होते हैं उनको बचा के रखती है, और जो बिल्कुल टूटे हुए रिश्ते होते हैं उनको भी वो दोबारा से एक नई होप दे सकती है। सो दिस इज अ लॉट ऑफ रोल ऑफ कम्युनिकेशन। और जब आप कम्युनिकेट करते हैं, मैं लोगों से कहूँगा आप ब्लेम मत कीजिए। अक्सर हम कम्युनिकेट करते हैं ना, इट स्टार्ट्स विद अ ब्लेम। ठीक है, ऐसा हुआ, तूने पता है कितनी बड़ी गलती करी, मैंने पता है कितना सहा। अरे भाई, वो दूसरा भी यही सोच रहा है कि उसने कितना सहा। तो भाई ये जो सब लोग एक ये तराजू लेके बैठ जाते हैं ना कि ला भाई मेरी पेन तो इतने किलो की है और तेरी तो यार बड़े छोटे से कुछ ग्राम की पेन है, that is a very bad way of communicating. Right, so if you are planning to get a tattoo done, please consider liking the video before you get into that activity. And also do not forget to subscribe the channel that you are watching right now. ये mandatory है, liking, subscribing. So sir, now I have the third and last question in this comparison between the old and the new school of parenting. अभी क्या हो गया है? Lot of people tell me, I think you might be also aware of this. Disciplining the child gets you in the territory of feeling guilty about, okay, I told you to be in a certain manner. So my question is, why do modern parents feel guilty when they are disciplining their child? आजकल के पेरेंट्स जब बच्चों को डिसिप्लिन करते हैं, दे समवेयर नो एट द बैक ऑफ देयर माइंड कि वो उनका डिसिप्लिन करने का जो तरीका है वो सही नहीं है। और वो क्यों सही नहीं है मैं आपको बताता हूँ कि एक तो देखिए पेरेंट्स बहुत, जैसे हमने पहले भी बात की है, जेन्युइनली बहुत ओवरवर्क्ड है। हमने बात की है कि कंज्यूमरिज्म इतना है, महंगाई इतनी है, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, जॉब्स इतनी डिमांडिंग हो चुकी हैं, तो दे आर जेन्युइनली स्ट्रेस्ड। आई वुड नॉट ब्लेम देम फॉर दैट, यू नो, इट इज़ अ जेन्युइन वेरी वैलिड स्ट्रेस। और इस वैलिड स्ट्रेस में क्या है कि वो पेरेंटिंग को उतना टाइम और पेशेंस नहीं देते। देखिए पेरेंटिंग
इज अबाउट ऑल्सो अबाउट अ लॉट ऑफ पेशेंस। सही बात है। कि अगर आपने बच्चे को डिसिप्लिन भी करना है और आपको बच्चे को डिसिप्लिन डे 1 से करना है, जब से वो पैदा हुआ है तब से आपने, आई मीन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ डिसिप्लिनिंग इज कि उसका एक शेड्यूल बनाना है, तो डिसिप्लिनिंग स्टार्ट्स फ्रॉम एक्चुअली डे 1, बट डिसिप्लिनिंग करने का एक तरीका होता है। उसमें आपको सबसे पहले यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, यू हैव टू बी वेरी काम, बिकॉज जब आप बच्चे को डिसिप्लिन करने जाओगे, स्वाभाविक सी बात है बच्चा रिटेलिएट करेगा, अनरूली होगा, नो वन वांट्स टू बी कंट्रोल, सो वन थिंग इज यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। सेकेंडली, यू नीड टू हैव अ बॉन्ड ऑफ लव एंड ट्रस्ट, कि बच्चे को ये लगे कि जो डिसिप्लिनिंग आप उसको कर रहे हैं वो उसकी ही ग्रोथ या वेलबींग के लिए कर रहे हैं, वो आप अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए नहीं कर रहे, या इसलिए नहीं कर रहे कि आपका बैड डे इन ऑफिस है, या आपका बैड डे विद स्पाउस हो गया, या आपको कोई और ज़िंदगी की परेशानी है। तो बात क्या है कि कहीं पेरेंट्स भी ये समझते हैं कि जो मतलब वो ठीक से डिसिप्लिनिंग नहीं कर पा रहे हैं, और बच्चे भी ये समझते हैं कि बच्चों की अक्सर ये शिकायत होती है ना, भाई ये जब अच्छा मूड होता है तो चाहे मैं फ़ोन देखता रहूँ कुछ नहीं कहते, जिस दिन ऑफिस से मतलब इनका सीईओ इनको डांटता है उस दिन ये आके बड़ा कि यार दिखा तेरे कितने मार्क्स आए हैं, दिखा तूने क्या किया है, दिखा ये, और फिर वो पीछे पड़ जाते हैं नॉन स्टॉप, तो बच्चे भी ये चीज़ जानते हैं और पेरेंट्स भी ये चीज़ जानते हैं, इसीलिए जो ये गिल्ट फील होती है, आई थिंक ये बड़ी नेचुरल फील होती है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा, इसका सोल्यूशन यही है कि टाइम देना, पेशेंस बहुत रखनी, और पेशेंस में ये भी है कि दोनों पेरेंट्स को भी दे हैव टू कम टू कंसेंसस कि अपना वर्क शेड्यूल इस तरह का रखना, कि मतलब कि आप पेशेंस दे सकें। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल बताऊं, मेरा खैर थैंकफुली फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल है, बिकॉज आई एम इन प्राइवेट प्रैक्टिस, पर मेरा ये बहुत ये होता है कि मेरे पास ऐसा समय नहीं, तो आई ऑल्सो हैव दिस थिंग ना कि मैं जितने आवर्स हैं उनपे मैक्सिमम पेशेंट देख सकता हूँ मैं, बिल्कुल। पर मुझे ये पता होता है कि हाँ भाई, अगर मुझे अपनी बेटी पे ध्यान देना है, या उसके साथ बात करनी है, या उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, तो मेरे पास दिन में इतना टाइम खाली होना चाहिए, काइंड ऑफ थिंग। तो वो एक कॉन्शियसनेस में रहता है। उसके लिए अब अगर जो सेक्रीफाइस करनी पड़े, ठीक है, आप you earn a little less, you manage it somehow, you do whatever, but वो चीज़ उसमें मतलब वो करनी पड़ती है। आई थिंक यही है, एक टू कॉम्पनसेट दैट गिल्ट, then they would want to consume something or get them some product or something that can pacify them for the time being. वो बहुत गलत हो जाता है कि भाई आपने पहले उसको डांट दिया, फिर आपने स्विगी से या जोमेटो से एक तो जंक फूड मंगवा दिया कि खा लो, तो द किड इज कंफ्यूज्ड, कि ये क्या है, ये। तो आई थिंक इसीलिए, और मैं इसीलिए मैंने बहुत बार रिपीट कर लिया कि इन सब चीज़ों में टाइम और पेशेंस को आप सरपास कर ही नहीं सकते। यू नीड टू हैव, नज़रअंदाज नहीं कर सकते, टाइम भी चाहिए, पेशेंस भी चाहिए, उसके बिना नहीं हो सकता। राइट, सो मार और गिल्ट के बीच की कहानी तो हम समझ गए, बट पेरेंटिंग सिर्फ पैम्परिंग और डिसिप्लिनिंग तक लिमिटेड नहीं है। बट रियल डील तब शुरू होती है जब पेरेंट और बच्चे के बीच का डर या दोस्ती का सवाल आता है। तो अब पुलकित सर, नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट जोन जिसमें हम जा रहे हैं वो है फियर या फ्रेंडशिप। प्लीज़ इस एरिया को थोड़ा सा सेग्रीगेट करने के लिए मेरा और व्यूअर्स का मदद कीजिए, क्योंकि मुझे आशा है इन व्यूअर्स ने अब तक इस वीडियो को लाइक कर दिया है। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इन द सेकंड जोन ऑफ दिस पॉडकास्ट दैट वी आर शूटिंग टुडे अबाउट पेरेंटिंग इज ड्राइंग अ लाइन बिटवीन fear and friendship. So some kids do grow up with mentally unstable, abusive kind of parents. This is where something थप्पड़ से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मतलब अलग लेवल। हाउ डज दैट काइंड ऑफ पेरेंटिंग अफेक्ट्स द चाइल्ड इन द लॉन्ग टर्म? दिस इज़ अ वेरी सैड रियलिटी, ये जो चाइल्ड अब्यूज़ है, और मैंने तो इसके बहुत केसेस देखे हैं। एंड मैं देखो ये भी कहना चाहूँगा कि इट्स नॉट, कोई पेरेंट बच्चे को अब्यूज़ नहीं करना चाहता, कोई भी नहीं करना चाहता। आई थिंक जब बच्चा होता है, हर किसी माँ बाप को अच्छा ही लगता है, एंड हर कोई माँ बाप बच्चे के लिए बेस्ट ही करना चाहता है। बट पेरेंट्स अब्यूजिव जनरली बनते इसीलिए हैं कि दे हैव सम अंडरलाइंग अनडायग्नोज मेंटल इलनेस, या कि उनके अपना बचपन इतना ट्रॉमेटिक रहा है कि दे ओनली नो दैट स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग। तो इन चीज़ों की वजह से पेरेंट्स अब्यूजिव पेरेंट्स हो जाते हैं, मतलब अनकॉन्शियसली हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कोई जानबूझ के बच्चे को अब्यूज़ करता है, कोई भी नहीं करना चाहता, कोई माँ बाप नहीं करना चाहता। और ये है कि अगर बच्चा चाइल्डहुड में ये अब्यूज़ फेस करे, वो भी अपने पेरेंट्स के हाथों, क्योंकि पेरेंट्स तो वो है ना, वो तो एक्चुअली
प्रोटेक्ट करने वाले हैं, वो तो सब दुख दूर करने वाले हैं, वो तो संभालने वाले हैं। अगर वही संभालने वाला ही या कहते हैं ना वो राहत देने वाला ही वही परपेट्रेटर हो जाए तो बच्चे की दुनिया ही टूट जाती है बिल्कुल, और तो फिर वो विश्वास किस पे करेगा? किसी पे नहीं कर पाता। मैं वही कह रहा हूँ ना कि उसका मतलब लोग अक्सर ये कहते हैं ना कि कोई बच्चा किसी को बड़ा होकर कहता है भाई मैं अब्यूज़ हुआ है, कहते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट होता है ज़िंदगी में। भाई फॉरगिव एंड फॉरगेट वो कैसे करे, क्योंकि वो अब्यूज़ तो ऐसा नहीं कि वो एक वक्त हुआ फिर ख़त्म हो गया। वो अब्यूज़ की मेमोरीज उसकी बॉडी में हैं, उसके माइंड में हैं, उसकी इमोशंस में, वो उसके माइंड को पूरा तहस नहस कर चुकी हैं। वो कैसे भूले उनको, यू नो। और इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। सबसे पहला तो बच्चा एक बहुत ही पुअर सेल्फ कंसेप्ट लेके कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं अच्छा हूँ ही नहीं, आई एम बैड, आई एम डर्टी, इसके साथ बड़ा होता है। तो जब कोई इंसान ये सोचेगा कि आई एम नो गुड, वो ना तो अच्छी पढ़ाई करेगा, ना काम में अच्छा निकलेगा, ना उसके रिलेशनशिप्स ठीक चलेंगे, मतलब उसकी एक लाइफ वो वैसे ही फेलियर हो जाएगी। सेकेंड थिंग ये है, बड़ी कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स होती हैं, बिकॉज यू नो इतने अनमेटाबोलाइज्ड इमोशंस होते हैं कि वो फोकस और कंसंट्रेशन बच्चा कर ही नहीं पाता। दैट अगेन बिकम्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि कोई भी चीज़ सीखने के लिए लाइफ में कुछ भी करने के लिए यू नीड टू बी इन द प्रेजेंट। जब आप पास्ट फ्यूचर में, फैंटेसीज में, डे ड्रीम्स में, फ्लैशबैक्स में घूमते रहोगे तो दैट फोकस गोज फॉर अ टॉस, यू नो, एंड दैट्स अ टेरिबल प्रॉब्लम। तभी जो अब्यूज्ड बच्चे होते हैं दे डू वेरी बैडली इन एकेडमिक्स इन वर्क, क्योंकि वो कंसंट्रेशन ही नहीं हो पाती उनसे। तो ऐसा होता है कि there might be a time where they would want to get back to their parents in some manner or not? हाँ बिल्कुल वैसा भी होता है, क्योंकि इसमें से कई बच्चे फिर ऐसे होते हैं जो बड़े होके मतलब वो उन्हें बहुत ज़्यादा एग्रेशन आ जाता है, बहुत ज़्यादा वायलेंस आ जाता है, बिकॉज दे फील सो रॉन्ग, यू नो। आप ये सोचो, आप अगर एक छोटा बच्चा एब्यूज्ड फील कर रहा है, उसका कहीं पे शुरू से ही ये सपना बन जाता है कि अरे मैं बड़ा होके दिखाऊंगा, तुमने मारा कैसे, तुमने चीखा कैसे, मैं बड़ा होके बताऊंगा, एक दिन आएगा, यू नो। वो गाना है ना, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है। तो आई थिंक जो भी अब्यूज ट्रॉमेटाइज्ड इंसान है वो यही गाना उसके लिए मतलब है, बदले की वही भावना सपना ऐसी है, हो जाती होगी। बहुत बदले की भावना होती है, और इसीलिए वो बच्चे बड़े होके पेरेंट्स की तरफ भी एग्रेसिव और दुनिया की तरफ भी एग्रेसिव हो जाते हैं, यू नो। वो बहुत उस तरह का रहता है। और चौथा, अब्यूज़ की वजह से जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि इट्स अ लाइफ टाइम ऑफ अनस्टेबल सैड रिलेशनशिप्स, कि या तो बच्चा एब्यूजिव रिलेशनशिप में पहुंच जाता है बड़ा होके, जहां उसको जो उसका पार्टनर है वो डोमिनेट करता है, कंट्रोल करता है, अब्यूज़ करता है, और या वो अब्यूज़र बन जाता है। तो मतलब ईदर ऑफ द टू सिनेरियोज, यू नो। तो इसलिए जो ट्रॉमेटाइज होने से आई थिंक ये कहना कि अरे ये तो 1 साल के लिए हुआ था या 5 साल के लिए हुआ था, बचपन में हुआ था, दैट्स लाइक अ वेरी अनजस्ट, वेरी लाइट एंड वेरी स्टूपिड स्टेटमेंट, बिकॉज वो उस बच्चे को वो पूरी ज़िंदगी के लिए कलर कर देगी चीज़। मतलब सोचने के लिए भी काफी बहुत दर्द उठता है, बहुत मन में। दर्द। मतलब मुझे नहीं लगता मैं बहुत ज्यादा अब्यूज था थोड़ा बहुत। नाउ दिस इज द सेकंड क्वेश्चन इन दिस fear, friendship and abuse zone that we are reflecting upon. Now this might be some kind of a helping hand for people and parents who have faced some kind of abusive childhood, who are now going through towards parenting, and they don't want to repeat whatever happened with them, those traumatic ideas. So I want you to tell me कि abusive parents खुद abusive क्यों बन जाते हैं, और वो क्यों नहीं बन के what else option they have got? आई थिंक क्यों बन जाते हैं तो बेचारों के हाथ में नहीं होता, मुझे लगता है कि वो अनकॉन्शियसली बन जाते हैं। देखो, कोई भी जो बच्चा अब्यूज्ड होता है वो जब पेरेंट बनता है उसके मन में तो यही होती है कि मतलब मेरे बच्चे को कोई पेन ना हो, मैं उसको एक अच्छा चाइल्डहुड दूँ। आई थिंक हर पेरेंट जिसका पास्ट में थोड़ा सा भी अब्यूज़ है इज़ वेरी क्लियर एट दैट पॉइंट इन टाइम कि भाई ऐसा नहीं करना है, एंड आई डू बेस्ट फॉर माई चाइल्ड। बट जैसा मैंने पहले भी कहा कि अब्यूज़ वो दर्दनाक एक्सपीरियंस है कि वो आपको चेंज कर देता है, मतलब वो आप अपने कंट्रोल में नहीं रहते। तो जो लोग अब्यूज़ हुए होते हैं, एक तो उनमें बहुत इंटेंस नेगेटिव इमोशंस उठती हैं, क्योंकि वो उनका मूड बड़ी जल्दी ख़राब हो जाएगा, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएंगे, एग्रेसिव बहुत हो जाएंगे। और जैसे मैंने पहले कहा कि पेरेंटिंग में तो पेशेंस तो भर भर के चाहिए, बिना पेशेंस के तो पेरेंटिंग हो ही नहीं सकती। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि जो पेरेंट्स खुद बचपन में अब्यूज़ हुए हैं उनकी इतनी इंटेंस नेगेटिव इमोशंस होती हैं
दे आर ऑलवेज ऑन अ शॉर्ट फ्यूज, यू नो, बिकॉज ऑफ देयर ओन वुंडेड पास्ट, कि वो उतनी पेशेंस ला ही नहीं पाते, चाह के भी ला नहीं पाते। ऐसा नहीं है कि चाहते नहीं है, लाना चाहते हैं, बट वो ला ही नहीं पाते। इट्स बियॉन्ड देम, यू नो, दे डोंट हैव इट इन देम, यू नो। उसके लिए अपने ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही कठिन मेहनत करनी पड़ती है, तब कोई ला पाता है जो अब्यूज रहा हो। वहाँ पे ये गड़बड़ हो जाती है कि भाई आप करना तो अच्छा चाहते हो, पर बच्चा अगर थोड़ा सा भी डिफिकल्ट है, डिफाइंट है, नहीं मान रहा, ज़िद्दी है, अड़ियल है, आप 2 बार प्यार से बोलोगे, तीसरी बार वो आप यू विल जस्ट ब्लास्ट कि कैसे नहीं मानता, कैसे नहीं मानती, लगाऊं एक तेरे को, मतलब वो बड़ा फ्लो में आ जाता है, क्योंकि दे हैव दोज अनमेटाबोलाइज्ड इमोशंस, यू नो। दूसरा क्या होता है कि कुछ जो बहुत एक्सट्रीम केसेस ऑफ अब्यूज़ होते हैं, ये प्रॉब्लम उनके बचपन से ही कहीं शुरू हो जाती है, क्योंकि जब किसी बच्चे का अब्यूज़ हो रहा होता है तो वो बहुत ही वीक, हेल्पलेस और डरा हुआ महसूस करता है। एंड सी मेनी अ टाइम्स इफ़ द अब्यूज़ इज़ वेरी पेनफुल, सो टू इवन सर्वाइव दैट अब्यूज़ आपको स्ट्रेंथ चाहिए। तो बच्चा कहाँ से स्ट्रेंथ लाए? पता है वो स्ट्रेंथ कहाँ से लाता है? वो अपने माइंड में अब्यूज़र से आइडेंटिफाई करने लग जाता है, अनकॉन्शियसली सोचने लग जाता है कि हाँ मैं इस जैसा बनूंगा, और फिर या इसको दिखाऊंगा। नहीं, ये भी नहीं आता कि मैं उसको दिखाऊंगा। उसको लगता है कि क्योंकि वो इतना वीक, इतना वुंडेड, इतना हेल्पलेस महसूस कर रहा होता है, उसको लगता है कि इसी रोल में स्ट्रेंथ है, चीखने, चिल्लाने में, मारने में ही स्ट्रेंथ है। तो यहाँ से एक अनकॉन्शियस आइडेंटिफिकेशन बन जाती है जो पीछा नहीं छोड़ती जिंदगी में। वो आपके रोमांटिक रिलेशनशिप में भी आएगी, आपकी शादी में भी आएगी, बच्चा होगा तो बच्चे के साथ भी आएगी। तो मतलब ये चीज़ें बड़ी अनकॉन्शियसली प्ले होती हैं। मैं दोबारा कहूँगा, लोग चाह के नहीं करते, ऐसा कोई अपनी इच्छा अनुसार नहीं करते कि हम ऐसा करेंगे, बट उसमें मेहनत लगेगी, बहुत मेहनत, और वो पीपल काइंड ऑफ सालों की मेहनत। मैं ये भी कहूँगा, ऐसा नहीं कि आप 2 दिन सोच लिया, रोज की मेहनत है, क्योंकि आपको यू हैव टू फंडामेंटली चेंज योरसेल्फ, यू हैव टू वर्क थ्रू दोज वेरी डिफिकल्ट इमोशंस, यू नो। हाँ, और ये भी है, एक तीसरा पॉइंट भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पेरेंट्स खुद अब्यूज्ड हुए होते हैं वो बड़े नीडी होते हैं। वो ना बच्चे से पहले दिन से ये कंसेप्ट होता है, ये हमारी केयर करे, ये हमारे लिए क्या कर रहा है, वहाँ वो बिल्कुल ही बैलेंस ही खराब, क्योंकि भाई बच्चे की तो एक्चुअली पेरेंट का क्या काम है कि पेरेंट बच्चे की केयर करे। भाई बच्चा जो कर दे, मैं कहता हूँ ना, वो भाई आपका वो भगवान ने दिया है कि भाई जो बच्चा कर दे वो हरी इच्छा हरी कृपा। भाई आपको करना है 100% बच्चे के लिए, बच्चा जो करे वो हरी इच्छा हरी कृपा, जो आपके भाग्य में है वो मिलेगा, यू नो, काइंड ऑफ। नहीं है, नहीं मिलेगा। तो पेरेंटिंग इस भावना से करनी चाहिए। पर जो इंसान खुद अनलव्ड है, वुंडेड है, मार खाया हुआ है, वो कहाँ इतनी इवॉल्व स्टैंस पे कैसे पहुंचेगा? वो तो यही सोचेगा ना, पहले दिन से सोचेगा ये मुझे प्यार कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसने मुझे इग्नोर कर दिया, यू नो। तो मैंने ऐसे बहुत पेरेंट्स देखे हैं कि मतलब यू नो एब्यूजिव फादर्स वाले, एब्यूजिव मदर्स वाले, कि जिनके फादर ने उनको एब्यूज़ किया वो बाद में एब्यूजिव फादर बन गए। जिनकी माँ शॉर्ट टेम्पर्ड थी, चीखती चिल्लाती थी, प्यार नहीं करती थी, वो बाद में खुद एब्यूजिव मदर्स बन गई, ना चाहते हुए भी, क्योंकि उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता इंसान के पास, और बहुत कड़ी मेहनत लगती है। easiest way out. इट्स द नेचुरल वे आउट। Natural way out. ईजिएस्ट भी नहीं है, वो कोई मतलब वो आप ये सोचो कि वो दिमाग लग ही नहीं पाता उसमें। नहीं पता. The last question in this fear, friendship or abuse zone that we are in of this podcast, before I enter into the third question, this can be the time when you just like this video and show some support to us. This can be interesting because parents are always two, right? It takes two people to create a child. बिल्कुल। If one parent is abusive and the other is not, what should this other parent do? अगर अब्यूज़ हो रहा है तो जो पेरेंट मेंटली सेन है उसका तो कर्तव्य बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसको हार्ड तो वर्क हो गया, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। और मेहनत कैसे करनी है? सबसे पहले तो उसको मैं कहता हूँ जी जान लगानी है अब्यूज़ को रोकने में, यू नो। और इसमें ये एक सिंपल रूल याद रखिए कि अब्यूज़ की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। क्योंकि जब भी आप अब्यूज़र को कहें कि तुम डांटते हो, मारते हो, चीखते हो, बच्चे को ऐसा करते हो, वो कहेगा अरे मैं थोड़ा सा ही करता हूँ, या देखो बच्चा कितना डिफिकल्ट है, देखा, या मेरी लाइफ कितनी सैड है, या ये 100 प्रॉब्लम है, काम पे ये प्रॉब्लम है, ये है, मैं बड़ा मेहनत करता हूँ, हो नहीं पाता। भाई वो सब ठीक है, नोबडी इज़ चैलेंजिंग दैट, नोबडी इज़ कन्फ्रंटिंग दैट, लेकिन दैट डज नॉट जस्टिफाई चाइल्ड अब्यूज़, दैट हैज़ टू स्टॉप इमीडिएटली। तो जो सेन पेरेंट है उसको ये ऊंची, क्लियर कट, फर्म आवाज़ में कहना है, गुस्से में नहीं कहना, फर्मली कहना है, दिस हैज़ टू स्टॉप इमीडिएटली, यू नो। जितनी जल्दी कर दें स्टॉप, जितनी शुरुआत में कर दें, जितने बचपन में कर दें, बहुत अच्छा, यू नो। क्योंकि अगर एक बार वो होता है ना, अगर एक वो पैटर्न सेट हो जाता है, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट। और
किसी तरह के भी डिनाइल में ना पड़े। कई बार ये होता है कि जो एब्यूजिव पेरेंट है उसकी जो फैमिली है मतलब वो भी उसी को सपोर्ट करती है। वो कहेगी कि नहीं ये बच्चे में प्रॉब्लम है, या ये है, या पता नहीं इसकी लाइफ में प्रॉब्लम है, या घर में ही प्रॉब्लम है, बड़ा या होगा तो ठीक हो या जाएगा। दूसरे पार्टनर को भी कहते हैं कि तुम में प्रॉब्लम है, मैरिटल स्ट्रेस है इसलिए ये एब्यूजिव हो गया या हो गई। अगेन दैट इज़ अ डिनाइल। भाई कोई भी आपकी मेरे हिसाब से आपकी ज़िंदगी में 1000 लाख करोड़ प्रॉब्लम जो भी हैं, देर इज़ नथिंग दैट वुड जस्टिफाई दैट यू अब्यूज़ अ स्मॉल टेंडर हेल्पलेस चाइल्ड, यू नो, देर इज़ नथिंग दैट जस्टिफाइज दैट। तो वो चीज़ याद रखिए, बीइंग अ सेन पेरेंट, कि ये डिनाइल से बचना है, ये जस्टिफिकेशंस में नहीं फंसना है। यू हैव टू से इट हैज़ टू स्टॉप, दिस इज़ नॉट नॉर्मल, दिस मस्ट स्टॉप, यू नो। एंड स्टॉप करने के लिए द एब्यूसिव पेरेंट वुड नीड टू टेक साइकोलॉजिकल एंड साइकेट्रिक ट्रीटमेंट। उसके बिना नहीं होगा, बिकॉज इट्स नॉट अ वी नॉर्मल विल नीड अ इंटरमीडिएरी। हाँ हाँ, नहीं वो उसको अपने ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो यू हैव टू मेक श्योर यू नो कि ऐसा वो करे। अगर वो नहीं करता या उसकी फैमिली भी पीछे से बहुत वो डिनाई करती है कि नहीं ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो नहीं है, देन आई थिंक मतलब now this may sound extreme to many people, but then you just need to separate, you know, from that. सेपरेट और टेक सम लीगल हेल्प। टेक सम लीगल हेल्प, हाँ, सेपरेट और टेक सम लीगल हेल्प। मतलब वो लीगल हेल्प भी आप बाद में लेंगे, पहले तो आपको सेपरेट होना पड़ेगा। मतलब पुलिस वाला डराएगा धमकाएगा ना थोड़ा, हाँ, वो भी बड़ा वैसे होता है, यू नो, काइंड ऑफ थिंग। धमकी। हाँ, धमकी, इट वर्क्स, बट वही होता है क्योंकि आई एम सीइंग ना कि जो अब्यूजिव पर्सन है उसके इतना वो भी हेल्पलेस है, Helpless है। तो धमकियां भी काम नहीं करती। तो देन यू नीड टू, आई मीन द इम्पोर्टेंट स्टेप हियर इज दैट इफ आपके सारे अटेम्प्ट्स के बाद भी कुछ चेंज नहीं आ रहा, ना वो अब्यूजर मानने को तैयार है, ना उसकी फैमिली मानने को तैयार है, ना वो ट्रीटमेंट सीख करने को तैयार है, देन यू जस्ट नीड टू सेपरेट, यू नो, यू जस्ट नीड टू सेव द चाइल्ड, यू नो। You don't need to save the marriage, सेव द चाइल्ड। क्योंकि आप ये सोचिए, बच्चे के एंगल से सोचिए कि उसके लिए कितना ट्रॉमेटिक है कि एक पेरेंट तो उसको अब्यूज कर रहा है और दूसरा जो समझ रहा है कि अब्यूज है वो हाथ पे हाथ बांधे बैठे कि भाई हम तो लाचार हैं। नहीं, हम तो शो क्या देख रहे हैं, हम तो भाई अक्सर पेरेंट कहते हैं ना हम बड़े मजबूर हैं, अब ये शादी चलानी है, अब दुनिया क्या कहेगी, अब संसार क्या कहे। भैया छोड़ो, यू नीड टू सेव द चाइल्ड, यू नीड टू, तभी तो वो बच्चा जी पाएगा, उसको ये तभी तो हिम्मत आएगी ना। नहीं तो वो यही सोचेगा कि भाई ये गालियां खाना, पिटना, अब्यूज होना ही जीवन है। तो मतलब जो सेन पेरेंट है उसका रोल इसमें बहुत बड़ा है। स्पेशली जब अब्यूज करने वाला पेरेंट अगर ब्रेडविनर है हाँ, फैमिली का, तो और भी मुश्किल बात हो गई एक्चुअली बहुत मुश्किल है। आई एग्री विद यू, इसमें कोई सीधा आंसर नहीं है, बट मुझे लगता है कि फिर भी भाई अगर देखो एक पेरेंट अब्यूजिव है तो लॉ भी आपके साथ है, मुझे लगता है डरना नहीं चाहिए। अगर दूसरा चाहे वो ब्रेड विनर भी है, बट लॉ इज विद यू, लॉ इज वेरी क्लियरली विद यू। अगर कहीं भी अब्यूज हो रहा है, अगर बच्चा कह रहा है कि अब्यूज हो रहा है, लॉ सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके साथ आ जाएगा, यू नो। ज़्यादातर लोग तो सेपरेट होते हैं सर, बिकॉज पीपल फाइंड इट ईजियर टू सेपरेट दैन टू चेंज। इसलिए भी मैं वही नहीं कह रहा कि वो चॉइस है, क्योंकि देखो चेंज होना, चेंज करना बहुत मेहनत का काम है। सेपरेशन इज इजी, सेपरेट तो आप है ना कि हो गए भाई, चलो आज से नहीं रह रहे साथ। चेंज तो, और चेंज में देखो चेंज होता भी तभी है जब एक एक्सेप्टेंस है। भाई पहले अब्यूज करने वाला ये तो माने ना कि अब्यूज कर रहा है। मैंने तो इतने केसेस देखे हैं कि वो मानते ही नहीं है, बच्चे समझा समझा के हार जाते हैं, बड़े होते भी बोलते रहते भाई आपने ये किया था, नहीं तू तो गलत सोच रहा है, ऐसा तो था ही नहीं, तूने कुछ ज़्यादा बुक्स पढ़ ली हैं, तूने कुछ ज़्यादा मूवीज़ देख ली हैं, तूने वेस्टर्न ये मीडिया कुछ ज़्यादा देख लिया है, हमारे इंडिया में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, हमने भी बड़ी मार खाई थी। तो ये मतलब वो एक्सेप्टेंस ही नहीं होती। एक्सेप्टेंस का एक देखो बड़ा सिंपल प्रिंसिपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर बच्चा कह रहा है अब्यूज़ है तो अब्यूज़ है, क्योंकि बच्चे को कोई ऐसा कोई वो कंसेप्ट नहीं है। भाई अगर बच्चा कह रहा है ना कि मैं मुश्किल में हूँ, इट इज़ टू मच टू हैंडल, यू हैव टू लिसन टू दैट, you have to trust that. Somehow we just cross this heavy stuff. पिटाई का डर, फ्रेंडशिप का जख्म और फ्रेंडशिप का गैप, सब कुछ हमने डिस्कस किया इन 3 क्वेश्चंस में। बट पेरेंटिंग सिर्फ कंट्रोल गेम तो है नहीं कि मैंने आपको कंट्रोल कर लिया, नहीं, साथ ही साथ एक और टेंशन भी आती है। वो टेंशन ये है कि मेरे पेरेंट्स के सपने और जो मेरे सपने, राइट, अब इनको मुझे करना है इस लाइफ टाइम में ब्रिज, बिल्कुल, नहीं तो मेरा जीवन हो गया वेस्ट। तो पुलकित सर, डॉक्टर इंजीनियर वर्सेस डांसर एक्टर का जो ये फाइट है, इसको थोड़ा सा आप मुझे समझाएंगे इस अगले सेक्शन में, जिसका नाम है पेरेंट्स ड्रीम वर्सेस चिल्ड्रंस ड्रीम। नाउ इन दिस जोन वी आर गोइंग टू डिस्कस 3 मोर क्वेश्चंस। माय फर्स्ट क्वेश्चन, पेरेंट्स के सपने वर्सेस बच्चों के सपने। पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन बच्चा चाहता है कि मैं यूट्यूबर बनूं, कुछ एक्टर बनूं, सिंगर बनूं, बाइकर बनूं।
ये जो नया जो शिफ्ट है, पूरा इंटायर जो शिफ्ट है, ये क्या ये हमेशा से था या ये कुछ नया है? आई थिंक शिफ्ट तो देखो हमेशा से ही था, क्योंकि जैसा मैंने कहा ना कि देखो अगर पेरेंट बच्चे को, मोस्टली पेरेंट्स अपनी एक एक्सटेंशन ही समझते हैं ना, मेरा बच्चा, मेरा ये, मेरा वो, मेरा बच्चा, मेरा लाल। भाई वो आपकी एक्सटेंशन नहीं है। वो तो ये है कि एक नेचर ने, कुदरत ने आपको एक बड़ा सुंदर सा एक लाइफ आपके हाथ में दे दी है। दैट लाइफ इज़ नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ योर्स। आपको एक्चुअली उस लाइफ पे फोकस करना है और ये देखना है कि वो लाइफ किस वे में ब्यूटीफुली ग्रो हो सकती है, तो पेरेंट्स का सिर्फ मुझे लगता है फ़र्ज़ या काम यही है कि वो एक प्यार देने वाले, एक गाइडेंस देने वाले, सपोर्ट देने वाले, एक अच्छे गुरु, एक मार्गदर्शक हैं। बाकी जो उनके अधूरे सपने हैं वो उनको खुद पूरा करें, मेरे हिसाब से वो बच्चों पे ना ला दें ना वो। तो बच्चे क्या सोचें? मैं भी अब क्या इमोशनली गिल्टी प्लेजर होगा मुझे भी कि यार मेरा पिताजी ने इतना बड़ा सपना देखा पर मैंने तो कुछ अचीव ही नहीं किया, अभी मैं ही फिर उसमें जाऊंगा। दिस इज समथिंग दैट आई फील जनरली, आई फील लाइक दिस व्हेन आई फील दैट आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू माई लाइफ। ये मुझे अक्सर होता है। ओके। क्योंकि या तो वो ड्रीम का जो एम्फोसिस था वो बहुत स्ट्रांग था, हो सकता है, या मैंने ही उसको स्ट्रांग बना लिया खुद ही अपना ईगो से, ये भी हो सकता है। नहीं, आई थिंक देखो बच्चे तो इसलिए उसको स्ट्रांग बनाते हैं, वो पेरेंट को बच्चे इतना प्यार करते हैं कि अगर पेरेंट कहे कि ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, यू मस्ट डू इट, तो वो बच्चे के लिए एक, चाहे उसको पसंद है नहीं पसंद है, वो बच्चे के लिए एक वो बन जाता है कि हाँ ये करना ही है, किसी ना किसी तरह करना है। और यू आर राइट कि अगर वो उससे कुछ डिफरेंट करने की भी कोशिश करे तो गिल्ट बहुत होती है। पर इसमें एक्चुअली यही सोचना चाहिए कि ठीक है ये पेरेंट्स की सोच थी, ये ऐसा नहीं था कि जो भगवान या खुदा कह रहा था कि तुम्हें करना ही है। भाई ठीक है, इट वाज देयर आइडिया। और ठीक है, बहुत सारे लाइफ में ऐसे आइडियाज़ होते हैं विच वी आर एबल टू इम्प्लीमेंट एंड विच वी आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट। व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज, देखो इंपॉर्टेंट बीइंग अ चाइल्ड, अगर मैं बच्चे के एंगल से बात करूँ, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपका फादर चाहते थे आप डॉक्टर बनो या आपकी मदर चाहती थी आप डांसर बनो, तो आप बने या नहीं बने, या टॉप के बने या नहीं बने। भी अगर आप एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, फंक्शनल हैं, कमा खा रहे हैं, ठीक ठाक वे में सेटल्ड हैं, और अगर आप अपना पेरेंट्स के साथ आपका एक अच्छा बॉन्ड है, उनका ध्यान रख पा रहे हैं, तो आई थिंक फिर वो गिल्ट को छोड़ देना चाहिए। बिकॉज सी द थिंग इज़ कि अगर मैं बच्चों के एंगल से बात करूँ कि इफ़ यू लुक एट इट लाइक दिस कि योर पेरेंट्स वर्कड हार्ड फॉर यू, तो इन अ सिमिलर वे, मतलब ये कोई वो बिजनेस या धंधा नहीं है कि आपको वापस कुछ करना है, बट इट्स दैट थिंग अबाउट लाइफ ना, कि जिसने हमारे लिए किया है, या जिसने मतलब हमारे लिए जिसने किया, जिसने सोचा, जिसने हमारे बड़ा किया या हमारी इमोशंस को समझा या हमें हेल्प की, तो हम एक ऑटोमेटिकली है ना कि वी ऑल्सो फील समथिंग फॉर दैट पर्सन एंड वी आर ऑल्सो देयर फॉर दैट पर्सन। फील ऑब्लिगेटेड। ऑब्लिगेटेड नहीं, आई थिंक बड़ी कि नेचुरल चीज़ है कि जैसे किसी ने, भाई कोई आपके लिए था तो आज आप उसके लिए हैं, इसमें कोई वो मोल भाव नहीं है कि वो इतना था तो आप इतने हैं, या उसने इतने % किया तो आपने, बड़ी नेचुरल। तो मुझे लगता है कि आप, मतलब जो बच्चे गिल्टी हैं वो इसी तरह से सोचें कि अगर पेरेंट्स ने उनके लिए जो किया, भाई आज वो पेरेंट्स के लिए क्या कर रहे हैं, उतना ही। उसमें कोई ये नहीं आता कि वो डॉक्टर बनना, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े डांसर, एक्टर हैं जो पेरेंट्स से बात ही नहीं करते ठीक से, तो वो तो कोई फ़ायदा नहीं है कि आपने बस एक सपना पूरा कर दिया और अब वो पेरेंट डज नॉट मैटर टू यू एट ऑल, है ना। तो अगर आप वो, आई वुड से बच्चे भी बड़े हो जाते हैं चाहे करें कुछ भी, दे शुड फोकस ऑन दैट बॉन्ड, कि वो बॉन्ड को कैसे अलाइव बॉन्ड बनाए रखें। हाँ, अलाइव रखें, भले अचीवमेंट किया नहीं किया। राइट। और देखो ये भी एक हम लाइफ की साइकिल की बात करते हैं ना, कि भाई एक टाइम पे बच्चा हेल्पलेस था तो पेरेंट्स टुक केयर, ओल्ड एज में जाते जाते पेरेंट्स वो हेल्पलेसनेस की स्टेजेस को टच करने लग जाते हैं, तो बच्चे को उनकी टेक केयर करनी है, उतना करें तो ठीक है। ये भूल जाएं कि भाई पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, नहीं हुआ नाम नहीं हुआ। मुझे तो लगता है कि नाम तो बड़े बड़े लोगों का भी, इट्स अ वेरी फिलोसफिकल थिंग। अगर आप हिस्ट्री देखो तो हिस्ट्री के दौर में, हिस्ट्री की पूरी सदियों में किसका नाम रहा है, सिर्फ हिस्ट्री बुक्स में लोगों के नाम लिखे होते हैं। एक पोएट थे ना हमारे बहुत अच्छे, साहिर लुधियानवी, उनका एक गाना बहुत कमाल का था कि संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। तो नाम तो है भी तो 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, इट डजंट मैटर हाउ यू लिव दैट लाइफ, वेदर इट्स अ वेल लिव्ड लाइफ और नॉट। आपकी अपने लिए वेल लिव्ड लाइफ हो, अपने पेरेंट्स के लिए वेल लिव्ड लाइफ हो, तो ठीक है बिल्कुल। एंड लुकिंग एट इट फ्रॉम द पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, जिसके किड्स अभी छोटे हैं, एंड
आई मीन मैं अपना ज़िंदगी में एक्ट्रेस नहीं बन सकी, मैं अपना बेटी को बना के ही रहूँगी। अरे नहीं, वो तो गलत है। मैं तो कहता हूँ आजकल तो इतनी आज़ादी है, आप खुद 50 साल में भी एक्ट्रेस बनो, माँ का रोल करो, दादी का रोल करो, कोई भी रोल करो। So recently, I was watching this interview where Yuvraj Singh, cricketer, you know, Right. Yuvraj Singh's father in the interview, and he has been an open history of abusive parent. The kid did not want to be a cricketer, but the father, you know, pushed him to become a cricketer, and he has achieved everything. Like he has pacified the father. Now father wears this hat of achievement कि मैंने देखो अपना बेटा को क्या बनाया. So he's teaching other kids. But the father-son relationship is, you can sense it doesn't exist. नहीं, पेरेंट्स को देखो ये भी समझना चाहिए कि वो तो मैं कहता हूँ एक नार्सिसिस्टिक खुशी है ना कि मेरा बेटा ये है। देखो पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि अगर वो सिर्फ यही खुशी ढूंढ रहे हैं कि मेरा बेटा ये बन गया, आईएएस ऑफिसर बन गया, एक्टर बन गया, डॉक्टर बन गया, तो एक नार्सिसिस्टिक खुशी है। वो तो बस ठीक है, सोच लिया। भाई असली खुशी तो वही है ना कि एक बॉन्ड है। अगर आप बच्चे से प्यार करते हैं, बच्चा आपसे प्यार करता है, मुझे लगता है उससे बढ़ के तो कोई खुशी है ही नहीं, चाहे बच्चा जो मर्जी बनाए। सही बात है। हम एक ये भी बात है आ रही कि हम लाइफ की ना इतनी चमक धमक में, सोशल मीडिया में ना हम जिंदगी के फंडामेंटल्स को भूलते जा रहे हैं। भाई फंडामेंटल तो ये है कि एक अच्छा रिश्ता है, बच्चा जो भी बन जाए, आई एम सेइंग कि एज लॉन्ग एज अगर वो वेल सेटल्ड है, ठीक ठाक अपनी लाइफ जी रहा है, क्या फर्क पड़ता है, यू नो। तो हम वो फंडामेंटल्स को भूल चुके हैं कि हम ध्यान उस रिलेशन पे नहीं देंगे, हम ध्यान ये देंगे इसको वो बना कैसे दो। Maybe just accepting the grace of being the parent. राइट, बिल्कुल। मैं कहता हूँ इसमें बहुत ग्रेस। देखो जिनके बच्चे नहीं होते, जो चाहते हैं कि बच्चे हो, वो इतने धक्के खाते हैं, कहाँ कहाँ नहीं घूमते। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जो पेरेंट बनना चाहता है और वो पेरेंट बन गया, उसको तो ये बहुत ग्रेस की बात है, बहुत ग्रेस की बात है। एंड आई थिंक यू शुड हैव अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द डिवाइन, द नेचर एंड टुवर्ड्स द चाइल्ड। भाई बच्चा है, उसी ने तो पेरेंट बनाया ना। सही बात है। तो आप उस ग्रैटिट्यूड को मन में रखो और उसी भावना से पेरेंटिंग करो। राइट, सो ड्रीम्स तो क्लियर हो गए। आईआईटी में जाइए या रील्स बनाइए, इट्स कम्प्लीटली अप टू द चाइल्ड एंड टू देयर पेरेंट्स कंसेंट। सवाल अब नेक्स्ट ये बनता है, पेरेंट्स अपने स्टाइल में कैसे बच्चा पालते हैं। एक तो हो सकता है कि हेलीकॉप्टर स्टाइल, मतलब कि आई एम होवरिंग अराउंड हेलीकॉप्टर, और ड्रोन स्टाइल, मतलब आई एम होवरिंग अराउंड एंड फॉलोइंग यू एवरीवेयर वेरेवर यू आर। राइट, दिस इज वन स्टाइल एंड अदर इज लाइक जो करना है करो, खुश रहो, मरो, गिरो, दिस इज मोर लाइक बाढ़ में जाओ, मुझे तंग मत करो। These two kinds of these two styles of parenting we are going to explore in this next section. Both are okay. Like आपका बेटा है, आपका जिंदगी है, आप चूज, बेटी है, आप चूज कीजिए आपको कैसा। नहीं भाई, ओके नहीं है, दोनों ही नहीं है। दोनों okay. So tell me which kind of parent, the drone parent or the do anything parent, which one creates more long term damage? I'm not talking short term damage. Okay. I think, see, both are very extreme styles, you know, and I think दोनों बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म डैमेज क्रिएट करते हैं। हाउ? बिकॉज अगर आप बहुत ही ड्रोन स्टाइल हैं, भाई आप उसके पीछे ही पड़े हुए हैं, हर एक मूवमेंट को वो कर रहे हैं, बहुत ही स्पून फीड करते चले जा रहे हैं, पैनिक करते जा रहे हैं, तो आप बच्चे को कभी वो स्पेस देंगे ही नहीं कि भाई वो अपने सेल्फ को ढूंढे और अपना सेल्फ बिल्ड करे। वो हमेशा एक वीक क्रिपल्ड चाइल्ड रहेगा, यू नो। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, आपने ऐसे केसेस मैंने बहुत देखे हैं अपने काम में, तो बहुत देखे, आपने रियल लाइफ में भी कुछ देखे होंगे कि वो हर प्रॉब्लम के लिए मम्मी या पापा कोई बड़े होने तक भी कॉल करते रहते हैं, अब ये हो गया अब क्या करूँ, वो हो गया अब क्या करूँ। वो मदर फादर बड़ी खुशी से गाइड करते रहते, उनको लगता है बड़ा हमारा काम है, हमारा बड़ा बलिदान है कि हम तक गाइड कर रहे हैं। भाई बलिदान नहीं है, गलती है आपकी। अभी तक जब तक वो बच्चा, मुझे लगता है एडल्ट हो, 16, 17, 18 साल का, उसको मोस्टली चीज़ों को समझ आ जाना चाहिए कैसे हैंडल करना है। तो ड्रोन स्टाइल में ये प्रॉब्लम है कि आप बच्चे को, यू मेड योर चाइल्ड अ क्रिपल्ड चाइल्ड हु डज नॉट नो हाउ टू लिव लाइफ, हु इज़ ऑलवेज लुकिंग फॉर सपोर्ट एंड गाइडेंस। एंड इस तरह का बच्चा अपने फ्रेंडशिप्स में मेस करेगा, करियर में मेस करेगा, शादी करेगा वहाँ मेस करेगा, उसके बच्चे होंगे तो पूरा सत्यानाश होगा, यू नो, काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि दैट पर्सन डज नॉट नो हाउ टू लिव लाइफ। हाँ, दूसरा जो स्टाइल है कि भैया जो करना है करो, दैट लीव्स द चाइल्ड अ लॉट ऑन हिज ओन। भाई बड़े होने के लिए एक्चुअली आपको बहुत जगह गाइडेंस की, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है। यू नीड कम्फर्ट, यू नीड टू देयर आर सो मेनी टाइम्स व्हेन यू नीड टू टॉक टू समवन एंड फिगर आउट थिंग्स, यू नो। Yeah, of course. तो हाँ, तो फ्री रेंज में ये होता है कि भाई अपने आप वो चलते चलते बच्चा
अक्सर ही बहुत उल्टी पुल्टी जगहों से फिर ज्ञान ले किसी लेता online है, में फंस जाएगा कहीं। मतलब ऐसा ही होता है। और उसको भी कोई लाइफ एक मैच्योरिटी से कैसी जीनी है, एक विजडम नहीं आती। चलो थोड़ा स्ट्रीट स्मार्ट तो हो जाएगा कि ऐसे कर लिया वैसे कर लिया, एक जो विजडम से लाइफ जीनी है ना भाई, एक स्ट्रीट स्मार्ट होना और बात है कि मैंने चल काम चला लिया अपना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बोलते हैं ना, चलो भाई ये भी आएगा हैंडल को, वो भी एक विजडम से लाइफ जीना, अच्छी लाइफ जीना, वो उसको कभी नहीं आएगा। तो बात यही होनी चाहिए एक्चुअली कि पेरेंटिंग, देखो एक स्टाइल की बात ही नहीं है कि मेरा ये स्टाइल है, ये गलत है। ऐसे पेरेंटिंग इज अबाउट फाइन ट्यूनिंग एंड फाइंडिंग दैट बैलेंस बिटवीन डिफरेंट स्टाइल्स, कि कुछ सिचुएशंस में आपको फ्री रेंज होना है, कुछ सिचुएशन में आपको ड्रोन में भी बैठना है, वो करना है आपको और ये डायनामिक है, ये चेंज होता रहेगा भाई। इस सिचुएशन में ये ध्यान ज़्यादा रखना है, इस सिचुएशन में अपने आप पे छोड़ना है, इस स्टेज पे ऐसे करना है, इस स्टेज पे वैसे, उसमें कोई बड़ा सेट फॉर्मूला नहीं है। ये बहुत, और एक फ़नी बात है ना, जो लोग बहुत किताबें पढ़ते हैं पेरेंटिंग पे, या मतलब वो भी ठीक नहीं है, या जो बहुत एक्सपर्ट्स को सुनते हैं वो भी ठीक नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको किताब पढ़ के, एक्सपर्ट्स को सुन के, आपको अपने एक स्टाइल पे पहुंचना है, और ये एक इंस्टिंक्ट डेवलप करना है कि किस सिचुएशन में क्या सही है। मैं तो कहता हूँ भाई, अगर आप किताबें पढ़ते जा रहे हो, अगर आप मेरे जैसे भी किसी हस्ती को सुनते जा रहे हो बैठ के, कि जो बोल रहा है, आज वो आके कुछ बोल रहा है, कल आके कुछ बोल रहा है, दैट विल रियली कंफ्यूज यू अनटिल अनलेस यू हैव योर ओन सेंस। यू नीड टू डेवलप योर ओन सेंस। आप इनपुट्स लेके अपनी सेंस डेवलप कीजिए। किसी भी किताब को, एक्सपर्ट को ब्लाइंडली मत फॉलो कीजिए। नो वन नोज योर चाइल्ड, नो वन नोज यू, नो वन नोज योर चाइल्ड। कोई भी अंतर्यामी नहीं है, किसी को नहीं पता कि आपके बच्चे के लिए क्या सही होगा या आपकी सिचुएशन में क्या सही होगा। Maybe we can put it in this way. Maybe with age, starting off like a drone parent, and then slowly as the child ages, leaving things to him or her. See, again, that should not be, वो हम उसको ना किसी लाइफ स्टेज से फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि बचपन में भी आपको खुला बहुत जगह पे छोड़ना है, तभी तो वो एक कॉन्फिडेंस बनेगा ना। भाई जब तक आप खुला नहीं छोड़ोगे तो वो मार नहीं खाएगा, मार नहीं खाएगा तो उसको मारना नहीं आएगा, तो खुला भी शुरू से ही छोड़ना है, ध्यान भी शुरू से ही रखना है, वो बड़ा सिचुएशन स्पेसिफिक आपको कॉन्स्टेंटली देखना है कि कहाँ क्या करना है। राइट। और एक स्टाइल तो बिल्कुल नहीं पकड़ना है। लोग कहते हैं ना हम फ्री स्टाइल है, हम ड्रोन स्टाइल है, भाई बैलेंसिंग ये स्टाइल वाइल यहाँ नहीं चलता। स्टाइल आप अपने ऊपर लगा लो। We already discovered or figured out that every child is unique. Yeah. Every parent is unique. और आपको पता भी नहीं, आपको लाइफ में कैसी सिचुएशंस आएंगी पता ही नहीं है ना। आपको अब आज क्या सिचुएशन आए बच्चे की, मेरे बच्चे की लाइफ में आज या कल या परसों क्या सिचुएशन, मेरे को पता थोड़ी ना पहले से। मुझे उस सिचुएशन में सोचना है कि अरे यहाँ क्या करना है, क्या ठीक रहेगा यहाँ पे। जितना जितना इसके अंदर जा रहा है उतना उतना मुझे लग रहा है कि मुझे पेरेंट बनना है या नहीं बनना है। ऐसा नहीं, आपको जरूर पेरेंट बनना चाहिए। मुझे तो बहुत मन है। नहीं, मुझे लगता है क्योंकि पेरेंट बनना एक इंसान की अपनी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई टेल यू व्हाई। पर्सनल ग्रोथ मैंने ये अपने एक्सपीरियंस से देखा, क्योंकि कि पहले आई वॉज टू मच सेल्फ फोकस्ड, एवरीथिंग वॉज अबाउट मी, और मैं हूँ भी, बिकॉज आई एम ओनली चाइल्ड, तो ओनली चाइल्ड पे वैसे ही बहुत फोकस होता है, तो मेरा खुद पे भी बहुत ही फोकस था। एंड उस चीज़ का अपना अच्छा बुरा मतलब होते हैं भाई, आप अपने बहुत फोकस करो, उसकी कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ भी हैं। बट आई थिंक द डे आई बिकेम अ फादर, मैंने ये चीज़ बड़ी ऑटोमेटिक देखी कि वो जो फोकस था ना मेरा अपने से हट के काफ़ी फोकस वहाँ आ गया, एंड दैट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर माई ओन ग्रोथ। नहीं तो मेरी लाइफ यही रहती है कि आई मी माई सेल्फ, तो वो एक जो है ना, उसमें एक आई थिंक उसमें आप एक जो स्टेजेस ऑफ लाइफ, एजिंग, ग्रोथ में भी बड़े एक नेचुरली चले जाते हो। उसके मज़े की बात यह है कि अब मुझे कोई भी इंसान, लड़का लड़की कोई भी आके अंकल बोल दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने देखा जो लोग पेरेंट ना हो वो बड़ा चिढ़ जाते हैं भाई। वो पहले सोचते तेरी क्या एज है, मेरी क्या एज है, तू तो इतना छोटा है, तूने अंकल कैसे बोला। मुझे तो कोई भी अंकल बोल दे, मेरे से कोई बड़ा भी अंकल बोल दे, ठीक है भाई। जब आप एक किसी के पापा हो गए, किसी के अंकल हो गए, तो दुनिया के पापा और अंकल हो गए दोनों। हाँ, तो वो मतलब इट्स अ वेरी हेल्दी थिंग। तो यू एक्सेप्ट एजिंग, यू लर्न टू गिव, क्योंकि आप मैं वही कह रहा हूँ कि आप पहले तो आप लाइफ से लेते हैं भाई, बचपन में चलो आपके फ्रेंड्स होते हैं, वहाँ आप गिव एंड टेक करते हैं, पर वहाँ ना बड़ा वो नपा तुला होता है कि भाई क्या मिल रहा है, क्या हो रहा है। रोमांटिक रिलेशनशिप और शादी में भी ऐसे ही होता है कि कोई ऐसा अनकंडीशनल नहीं होता कि भाई मतलब वी आर गिविंग एंड गिविंग। बड़ा दिमाग में रहता है भाई मैंने ये किया, इसने क्या किया, वो क्या किया। आई थिंक ये मैंने अपने एक्सपीरियंस देखा कि पेरेंटिंग एक ऐसी खूबसूरत, मैं तो इसको बहुत खूबसूरत चीज़ कहता हूँ कि जहाँ आदमी ना दे के भी खुश होता है, कि बहुत करके भी वो जॉय मिलती है। कभी
आई नेवर बिफोर आई बिकेम अ पेरेंट मैंने कभी लर्न ही नहीं किया कि आप इतना करके और दे के भी खुश रहते रह हो। सकते मेरे तो ऐसे लगा मेरा तो ऐसा एक्सपीरियंस था कि पेरेंट बनने से मेरी लाइफ बहुत ईजी और स्मूथ हो गई काइंड ऑफ थिंग, यू नो। Interesting, no? So beautiful. Yeah. Right. So we have been venturing into this fourth and last zone, which I forgot to mention to our audience, which is parenting styles. कैसे बच्चे को बड़ा करूं, पालूं. Now we are just equating them with today's challenge in this next question. So what is the toughest challenge today's generation faces when it comes to parenting? Something that most people do not talk about. The challenge. Like phone is an issue, screen time, stress and everything. Is there anything that we have left out? आई थिंक एक जो चैलेंज सबसे बड़ा है वो है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। यू नो कि आई मीन जब पेरेंट कोई बनता है बनने के बाद भी सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन, सो मच देयर इज अ होल सी ऑफ इंफॉर्मेशन कि बच्चे को ऐसे पालो, ऐसे पालो, ऐसे पालो, ऐसे पालो। एंड मैं ये देखता हूँ कि लोग बहुत बेचारे वो एक बुक पढ़ते हैं वैसा सोच लेते हैं, एक वीडियो देखते हैं वैसा हो जाते हैं, कुछ और किसी की बात सुनते हैं, कोई घर का बड़ा बूढ़ा आके कहता है ऐसे करना चाहिए, वो वैसे सोचने लग जाते हैं। मतलब एक बड़ा वो कन्फ्यूजन और केओस हो जाता है। और ये प्रॉब्लम आती है जब आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज यू डोंट नो कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट विल वर्क, व्हाट विल नॉट वर्क। तो आई थिंक इसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये तो क्योंकि अब हमारी लाइफ का कांस्टेंट है कि बहुत इन्फॉर्मेशन है, बट आई थिंक यही आप सुनो सबकी, पर अपने इंस्टिंक्ट बनाओ और फाइनली करो अपनी, यू नो। एंड किसी को आप ब्लाइंडली मत फॉलो करो। आप देखो कि अच्छा ये सुना, ये ऐसा करके देख रहे हैं आप, एंड ऑलवेज सी द बिहेवियर ऑफ योर चाइल्ड। आप जो कर रहे हैं उससे कुछ वहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है तो चाहे वो कितना बड़ा एक्सपर्ट हो दुनिया का, कितनी बड़ी पेरेंटिंग की बुक हो, जस्ट कीप इट असाइड। लेट योर चाइल्ड बी द टीचर, यू नो, दैट्स व्हाट आई वुड से। Yeah, interesting, no? Because challenge तो हर जनरेशन ने फेस किया. एब्सोल्युटली। कभी मारकाट का चैलेंज था, भाई कर्फ्यू लगाए दिन भर रात भर महीनों. अरे लोगों ने कितने वो फेमाइन्स देखे, Famine भूख, देखे, वॉर, क्या war, तब वो पूरा invasion, पता नहीं ये क्या-क्या. सब डिजीजेस होती थी। हैजा फैलता था, पूरे गांव के गांव मर जाते थे। गाँव का बिल्कुल, सफाया हो जाता था. We are living in a still better world. मच बेटर टाइम्स। Now, like you rightly mentioned, overload of information that is now killing us slowly. राइट, बिल्कुल बिल्कुल। राइट, सो पेरेंटिंग का स्टाइल, सिनेरियो, फाउंडेशन, फॉर्मूला सब कुछ देखा. पेरेंटिंग पूछो तो लगता है कि सम काइंड ऑफ अ सब्सक्रिप्शन प्लान. थोड़ा सा नेटफ्लिक्स, थोड़ा सा एयरटेल, थोड़ा सा डीडी दूरदर्शन, थोड़ा सा रील स्क्रॉलिंग, mix of everything. So I hope you liked this effort of ours, which is called Goodman Pondy. Thank you for watching so far. This is the time that we sign out from this minuscule effort of ours, which is parenting then and now. Do let us know your thoughts in the comments below. See you next time.